हाय एवरीवन, क्रिएटिव दिशा चैनल में आप सभी का स्वागत है। इतिहास के आज के वीडियो में हम बात करेंगे संगम कालीन संस्कृति और उसके बाद आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे चेर राजवंश और पांड्य राजवंश की। उसके बाद इन दोनों राजवंशों की राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति के बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि यह टॉपिक दक्षिण भारत के इतिहास का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं संगमकालीन संस्कृति की। भारत के सुदूर दक्षिण में कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदियों के मध्य स्थित प्रदेश को तमिलकम प्रदेश कहा जाता था। इस प्रदेश में अनेक छोटे छोटे राज्यों का अस्तित्व था, जिनमें चेर, चोल एवं पांड्य राज्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। धुर दक्षिण में पांड्य राज्य था, जिसकी राजधानी मदुरई थी। इसके अतिरिक्त चोलों की राजधानी उरैयूर एवं चेरों की वांजी थी। इन राज्यों के विषय में जानकारी अशोक के अभिलेखों तथा मेगस्थनीज एवं कौटिल्य के विवरणों से मिलती है। हाथी गुम्फा अभिलेख के विवरण के आधार पर कहा जाता है कि कलिंग नरेश खारवेल ने अपने शासनकाल के 11वें वर्ष में लगभग 165 ईस्वी पूर्व में 113 वर्ष पुराने संघात्रमीर देश संघातकम को बुरी तरह परास्त किया था। तमिल प्रदेश के साहित्य, संस्कृति एवं इतिहास के बारे में स्पष्ट जानकारी हमें संगम साहित्य व तमिल साहित्य से मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं संगम साहित्य के बारे में। संगम शब्द का आशय है संघ, परिषद, गोष्ठी अथवा संस्थान। वास्तव में संगम तमिल कवियों, विद्वानों, आचार्यों, ज्योतिषियों एवं बुद्धिजीवियों की एक परिषद थी। तमिल भाषा में लिखे गए प्राचीन साहित्य को ही संगम साहित्य कहा जाता है। सर्वप्रथम इन परिषदों का आयोजन पांड्य राजाओं के राजकीय संरक्षण में किया गया था। संगम का महत्वपूर्ण कार्य होता था उन कवियों व लेखकों की रचनाओं का अवलोकन करना जो अपनी रचनाओं को प्रकाशित करवाना चाहते हैं। परिषद अथवा संगम की संस्तुति के उपरांत ही वह रचना प्रकाशित हो पाती थी। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि इस प्रकार की 3 परिषदों का आयोजन पांड्य शासकों के संरक्षण में किया गया था। तीनों संगम कुल करीब 9990 वर्ष तक चले। इस अवधि में लगभग 8598 कवियों ने अपनी रचनाओं से संगम साहित्य की उन्नति करी और कोई 197 पांड्य शासकों ने इन संगमों को अपना संरक्षण प्रदान किया। संगम साहित्य की रचना कला के विषय में प्रामाणिक जानकारी का अभाव है। फिर भी जो संकेत मिलते हैं उसके आधार पर यही अनुमान लगाया जा सकता है कि संगम साहित्य का संकलन 100 से 600 ईस्वी के मध्य हुआ होगा। चलिए अब बात करते हैं इन्हीं 3 परिषदों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं प्रथम संगम की। तो इसका स्थान मदुरा और इसके अध्यक्ष आचार्य अगत्य नार थे, जिन्हें अगस्त ऋषि के नाम से भी जाना गया। प्रथम संगम में सदस्यों की संख्या 549 थी और संरक्षक शासकों की संख्या 89 थी। इसमें करीब 4499 प्रेषित रचनाएं रहीं और इसकी अवधि 4400 वर्ष रही। प्रथम संगम के अंतर्गत महत्वपूर्ण रचनाएं थीं परिपाडल मुदनारे, अकत्यम, मुदकुरुक एवं कलियारिवैरे। बात करें अन्य विद्वानों की तो तिरुपुर मेरित, विरिसद्दैग दवुल, कुत्रमेरिंद, मुरुगवल व मुदियान गायर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं द्वितीय संगम की। तो द्वितीय संगम का स्थान कपाटपुरम था और इसके अध्यक्ष अगस्त एवं तोल कपियर थे। इसमें सदस्यों की संख्या 49 तथा संरक्षकों की संख्या 59 थी।
इसमें करीब 3700 प्रस्तुत रचनाएं थीं और इस संगम की अवधि 3700 वर्ष थी। इसमें करीब 8114 संग्रहित ग्रंथों की रचना की गई थी। बात करें तृतीय संगम की तो इसका स्थान उत्तरी मदुरा था और इसके अध्यक्ष नकीरर थे। इस संगम में सदस्यों की संख्या 49 तथा संरक्षकों की संख्या भी 49 रही। इसमें 449 प्रस्तुत रचनाएं थीं और इस संगम की अवधि 1850 वर्ष थी। दोस्तों, इस वीडियो में अभी हम संगम काल के बारे में इतनी ही जानकारी देंगे और आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे चेर और पांड्य राजवंश की। और आपके लिए मैं अलग से एक छोटा वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं बात करूंगी संगम साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथों की और इन्हीं में 3 बड़े महाकाव्य जो रचे गए उनके बारे में भी। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चेर राजवंश की। ऐतरेय ब्राह्मण में उल्लेखित चेर पादा संभवतः चेरों के विषय में प्रथम जानकारी है। इसके अतिरिक्त रामायण, महाभारत, अशोक के शिलालेख, कालिदास के रघुवंश महाकाव्य एवं संगम साहित्य के चेरों के बारे में भी जानकारी मिलती है। चेर राज्य आधुनिक कोंकण, मालाबार का तटीय क्षेत्र तथा उत्तरी त्रावणकोर एवं कोचीन तक विस्तृत था। चेरों का राजकीय चिन्ह धनुष था। अशोक के शिलालेखों में केरल पुत्र के नाम से चर्चित चेर राज्य को उड़ावर, विल्लवर, कुटवर, पेरियर, मुलैयार एवं वनावर आदि नामों से भी संबोधित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं चेर राजवंश के प्रमुख शासकों के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे उदयनजेरल के। उदयनजेरल चेर वंश का प्रथम शासक था। संगमकालीन तमिल कवि परनार के समकालीन इसे पेरुंजोरम उदयन तथा 12 भवन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद चेर राजवंश के अगले शासक नेदुंजेरल आदन थे। उदयनजेरल को पुत्र आदन ने अपने पड़ोसी शत्रु राज्य पर आक्रमण कर वहां से कुछ यवन व्यापारियों को बंदी बना लिया, जिन्हें कालांतर में काफी धन लेने के बाद मुक्त किया। संभवतः आदन ने उस समय के 7 छत्रधारी राजाओं पर भी विजय प्राप्त की थी। इसके अतिरिक्त उसने चोल नरेश उरुवप्पधैर इलयन के विरुद्ध भी अभियान का नेतृत्व किया था। पर युद्ध के अंतिम चरण में दोनों की हत्या कर दी गई और दोनों की रानियां सती हो गईं। आदन ने अपने 55 वर्ष के शासनकाल में अधिराज एवं श्रमयवरमन की उपाधियां भी धारण करी। इनके बाद चेर वंश के अगले शासक पलयानैशेल कुल कुट्टवन रहे। आदन की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई कुट्टवन उत्तराधिकारी बना। संगम साहित्य की जानकारी के अनुसार उसने अगप्पा दुर्ग एवं कोंगू प्रदेश को विजित किया था। उसकी सेना में हाथियों की संख्या सर्वाधिक थी। उसने अधिराज की उपाधि को धारण किया। इनके बाद चेर राजवंश के अगले शासक शेनगुट्टवन अथवा धर्मपरायण कुट्टवन हुए। चेर वंश के इस महानतम शासक को लाल चेर भी कहा गया। इसकी प्रशंसा संगमकालीन कवियों ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण कवि पर्णद ने की। चेरकालीन इतिहास में इसे महान योद्धा एवं कला तथा साहित्य के संरक्षक के रूप में भी जाना जाता है। उसने अपनी मजबूत नौसेना द्वारा मोहर प्रदेश पर विजय प्राप्त की। शेनगुट्टवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी दक्षिणी प्रायद्वीप में सर्वप्रथम पत्तिनी या कर्णागी पूजा की प्रथा को प्रारंभ करना। इस पूजा के अंतर्गत एक आदर्श तथा पति धर्म की प्रतीक पत्नी की देवी के रूप में मूर्ति बनाकर पूजा की जाती थी। शेनगुट्टवन ने सती कर्णागी की याद में एक विशाल मंदिर एवं उसकी प्रतिमा का निर्माण करवाया था। उसने भी अधिराज की उपाधि को धारण किया। इनके बाद चेर राजवंश के अगले शासक पेरुनुजेरल इरम्पोरई रहे। आदन के पुत्र इरम्पोरई ने
सामंतों की राजधानी तड़गूर यानी धर्मपुर पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। उसने विद्वान, अनेक यज्ञ को संपन्न कराने वाला एवं अनेक वीर पुत्रों का पिता होने का गौरव प्राप्त किया था। इरमपोराई का विरोधी तगडूर के राजा अधिगयमान अथवा दुमान का महत्वपूर्ण कार्य था दक्षिणी भूभाग में सर्वप्रथम गन्ने की खेती को आरंभ करवाना। इरमपोराई के विषय में कहा जाता है कि उसने पांड्य तथा चोल शासकों से युद्ध किया और बहुत सा धन अपनी राजधानी वांजी में लाया। टालमी ने यह कहा कि अनेक रोमन सिक्के भी यहाँ से मिले हैं। संगमकालीन कवियों ने इरमपोरे को अंतिम चेर शासक माना है, पर लगभग 290 ईस्वी में एक चेर शासक जिसका नाम शेई एवं जिसकी उपाधि मादरंजेल इरमपोरई थी का भी उल्लेख मिला है। तो ये हमने बात करी चेर राजवंश की। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं पांड्य राजवंश की। तो दोस्तों, पांड्य राजवंश का प्रारंभिक उल्लेख पाणिनि के अष्टाध्यायी में मिलता है। इसके अतिरिक्त अशोक के अभिलेख, महाभारत एवं रामायण में भी पांड्य राज्य के विषय में जानकारियां मिलती हैं। मेगास्थनीज पांड्य राज्य का उल्लेख माबर नाम से करता है। उसके विवरणानुसार पांड्य राज्य पर हैराक्ट की पुत्री का शासन था तथा वह राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। पांड्यों की राजधानी मधुरा यानी मदुरई थी, जिसके विषय में कौटिल्य के अर्थशास्त्र से जानकारी मिलती है। मदुरा अपने कीमती मोतियों, उच्च कोटि के वस्त्रों एवं उन्नतिशील व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। इरिथ्रियन सी के विवरण के आधार पर पांड्यों की प्रारंभिक राजधानी कोलकई को माना जाता है। संभवतः पांड्य राज्य मदुरई, रामनाथपुरम, तिरुनेलवेली, तिरुचिरापल्ली एवं ट्रानकोर तक विस्तृत था। पांड्यों का राज चिन्ह मत्स्यानी मछली था। पांड्य राजा को मिनावर, कबूरियार, पंचावर, तेन्नार, मरार, वालुड़ी तथा सेलियार नामों से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पांड्य राजवंश के प्रमुख शासकों के बारे में। तो पांड्य राजवंश के प्रमुख शासकों में सबसे पहले शासक नेडियोन रहे। इनके बारे में जानकारी पत्तुपात में संकलित मुंडुकिलार तथा नक्कीरार की कविताओं से मिलती है। नेडियोन का शाब्दिक अर्थ है लंबा आदमी। साक्ष्यों के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि ये कारण पहरुली नदी अस्तित्व में आई, मतलब इन्हीं के कारण पहरुली नदी अस्तित्व में आई थी। उसने सागर पूजा की परंपरा को भी आरंभ किया। नेडियोन को एक पौराणिक पात्र माना जाता है। इनके बाद पांड्य राजवंश के अगले शासक पलचाले मुट्टुकुड़मी थे। वेली बिकुड़ी दान पत्र के उल्लेख के आधार पर पलचाले मुडुकुड़मी को इसे पांड्य वंश का प्रथम ऐतिहासिक शासक माना जाता है। अनेक यज्ञों का अनुष्ठान करवाने के कारण ही उसे पलशालय यानी अनेक यज्ञशालाओं बनाने वाला कहा गया है। वह अपने द्वारा जीते गए राज्यों के साथ कठोरता का व्यवहार करता था। इनके बाद पांड्य राजवंश के अगले शासक नेडुंजेलियन थे। पांड्य शासक नेडुंजेलियन ने वह राजा जिसने तलैयालंगानम का युद्ध जीता की उपाधि धारण की थी। तलैयालंगानम युद्ध में नेडुंजेलियन ने चोलों एवं चोरों को उनके 5 अन्य सामंत मित्रों के साथ बुरी तरह पराजित किया था। उसने चेर शासक सेई को बंदी बनाकर बंदी गृह में डाल दिया था। नेडुंजेलियन की राजधानी मदुरा एवं उसके कुशल प्रशासन के विषय में हमें मदुरै कांजी ग्रंथ से जानकारियां प्राप्त होती हैं। उसकी सेना में मोती तथा मछली संग्रह करने वाले पूर्वी समुद्र तटीय लोगों को विशेष महत्व प्रदान किया गया था। उसने अपने समकालीन कवियों नक्कीरर, कल्लादनार एवं मांगुमुडरनम को संरक्षण प्रदान किया था।
शिलप्पदिकारम की नायिका कर्णगी के निर्दोष पति कोवलन को हार चुराने के अपराध में नेडुंजेलियन ने मृत्युदंड दे दिया था, पर कालांतर में वास्तविकता पता चलने पर एक निर्दोष व्यक्ति को प्राण दंड देने से प्रायश्चित करने के लिए उसने आत्महत्या कर ली। इसके बाद उनके छोटे भाई वेरिवशेली कौरके ने शासन किया। उसने सती कर्णगी के सम्मान में विशाल उत्सव आयोजित करवाया और संभवतः नवरत्न की उपाधि भी धारण की थी। संगमकालीन ग्रंथ पत्तुपातु में शिरुपाण आदुरुपणे नाम की नतानगार द्वारा रचित कविता में नलिकोडन को संगम युग का अंतिम शासक माना जाता है। इसी कविता संग्रह में संगम काल की 3 राजधानियों वंजी, उरैयूर एवं मदुरा के महान एवं उदार शासकों के शासन काल के समाप्त होने का वर्णन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इन्हीं राजवंशों की राजनीतिक दशा के बारे में। तो संगमकालीन शासन का स्वरूप राजतंत्रात्मक था। राजा का पद वंशानुगत एवं ज्येष्ठता पर आधारित था। प्रशासन का समस्त अधिकार राजा के पास होता था, इसलिए उसकी प्रवृत्ति में निरंकुशता का समावेश होता था। राजा का मुख्य आदर्श था दिग्विजय करना, यानी प्रजा का पुत्रवत पालन करना एवं निष्पक्ष भाव से शासन के कार्यों का संचालन करना। राजा प्रत्येक दिन अपनी सभा में प्रजा की कठिनाइयों को सुनता था और राजा का सर्वोच्च न्यायालय मनरम होता था, जिसका सर्वोच्च न्यायाधीश भी राजा ही होता था। राजे के जन्मदिन को प्रतिवर्ष पेरुनल कहकर मनाया जाता था। प्रतिनिधि परिषदें राजा की निरंकुशता पर अंकुश लगाती थीं, साथ ही वह प्रशासन में राजा का सहयोग करती थीं। इन परिषदों के सदस्य जनप्रतिनिधि, पुरोहित, ज्योतिषी, वैद्य एवं मंत्रीगण होते थे। इस परिषद को पंचवारम या पंच महासभा भी कहा जाता था। मंत्रियों के बाद दूतों का प्रशासन में विशेष महत्व होता था और शासन में गुप्तचर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे और उन्हें ऑर्डर या व्यय कहा जाता था। प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्य या मंडलम नाडु में तथा नाडु उर में विभाजित थे। पत्तिनाम समुद्र तटीय कस्बे को कहा जाता था। बड़े गांव को पेरूर, छोटे गांव को सिरूर तथा पुराने गांव को मुडूर कहा जाता था। बात करें राजकीय आय के स्रोत एवं कर व्यवस्था की, तो संगमकालीन राजकीय आय में महत्वपूर्ण स्रोतों में कृषि तथा व्यापार पर लगने वाले कर थे। भूमि पर लगने वाले कर को कराई तथा सामंतों द्वारा दिया जाने वाला कर एवं लूट द्वारा प्राप्त धन एराई कहलाता था। सीमा शुल्क द्वारा प्राप्त धन को उल्गू या संगम कहा जाता था। राज्य की ओर से धन के अतिरिक्त मांग एवं जबरन के लिए गए उपहार को इराबू कहा जाता था। संभवतः सकल उत्पादन का 1/6 भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था। बात करें संगमकालीन युग की आर्थिक स्थिति की, तो संगम काल में महत्वपूर्ण कृषि उत्पादन के रूप में गन्ना, रागी, चावल एवं कपास का उत्पादन किया जाता था। कृषकों में संगम काल में वल्लाल वर्ग का महत्वपूर्ण स्थान था। वल्लाल वर्ग भी 2 भागों में बटे थे, संपन्न कृषक या वल्लाल वर्ग तथा विपन्न कृषक या मजदूर कृषक वर्ग। संपन्न कृषकों की नियुक्ति सेना एवं प्रशासकीय कार्यों के लिए की जाती थी और विपन्न कृषकों की इनके पास अपने स्वयं की ज़मीन नहीं होती थी और ये संपन्न वल्लालों की ज़मीन पर काम करके अपना जीवन यापन करते थे। इनके प्रमुख को वेलरी कहते थे। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को वेगिनर कहा गया है। इस वर्ग के लोग ही आंतरिक एवं विदेशी व्यापार का संचालन करते थे। संगमकालीन विदेशी व्यापार का अधिकांश भाग पुहार बंदरगाह से संचालित होता था, इसीलिए यहाँ के निवासी काफ़ी संपन्न रहे। पांड देश के शालियूर और चेर देश के वेदर नगर सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह थे।
चेरो की प्रारंभिक राजधानी कुरूर में किए गए उत्खनन में रोमन सुराहियों के टुकड़े एवं रोमन ताम्र सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। यवन लोग मुशिरी बंदरगाह पर अपने जहाज़ों पर सोना लाद कर लाते थे और बदले में यहाँ से काली मिर्च एवं ऐसी वस्तुएं ले जाते थे जो उनके यहाँ उपलब्ध नहीं होती थी। पुरातात्विक साक्ष्यों से ये प्रमाणित होता है कि तत्कालीन नगर अरिकामेडु एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था, जहाँ पर वस्तुओं को एकत्र कर भारत के विभिन्न भागों में भेजा जाता था। विरुकाम्पिलियर नामक स्थान चोल, चेर एवं पांड्य तीनों राज्यों के संगम स्थल के रूप में प्रसिद्ध था। उदयगुर सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध था। संगम काल के अन्य व्यावसायिक वर्ग थे पुलयन, चरवाहे, एनियर, मछुआरे, कुम्हार, लुहार, स्वर्णकार, बढ़ई आदि। मलवर नाम के लोगों का व्यवसाय डाका डालना था। अवनम संगम काल में बाजार को कहा जाता था। इस काल के व्यापार के विषय में विस्तृत जानकारी पहली सदी के किसी अज्ञात रचयिता द्वारा लिखी गई पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी से मिलती है। इस समय व्यापारिक कारवां का नेतृत्व करने वाले स्थल सार्थवाह को मासातुआन एवं समुद्री सार्थवाह को मानामिकन कहा जाता था। बात करें सेना की तो संगम काल में राजा अपनी सेना में पेशेवर सैनिकों की भर्ती करता था। रथ, हाथी, घोड़े एवं पैदल सैनिक ही सेना के महत्वपूर्ण अंग थे। हथियार के रूप में तलवार, धनुष बाण, भाला, खड़ग, वागंभर आदि का प्रयोग किया जाता था। सेना नायक को एनाडी कहा जाता था। युद्ध में मृत सैनिकों की याद में पत्थर की मूर्तियां बनाकर उन स्थानों पर गाड़ा जाता था जहां उनकी मृत्यु हुई होती थी। युद्ध के समय स्थापित किए जाने वाले शिविरों का भी काफी विशेष महत्व था। समय के विषय में जानकारी जल घड़ी द्वारा मिलती थी। राजा के महल पर सशस्त्र महिलाओं का पहरा होता था। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं संगम युग की सामाजिक स्थिति की। बात करें वर्ण एवं जाति व्यवस्था की तो तमिल प्रदेश में उत्तर भारत की तरह चातुर्वर्ण व्यवस्था मान्यता प्राप्त नहीं कर सकी थी। संगम साहित्य में समाज में 5 वर्गों में विभक्त होने के प्रमाण मिलते हैं। यह 5 वर्ग थे। ब्राह्मण या पुरोहित वर्ग, इन्हें समाज में उच्च स्थान प्राप्त था और इनका पदार्पण तमिल प्रदेश के संगम काल में हुआ। अरसर यानी शासक वर्ग, राज परिवार से जुड़े यह लोग राजनीतिक दृष्टि से प्रतिष्ठित होते थे। बेगिनर यानी वाणिक वर्ग, ये लोग तमिल प्रदेश के आंतरिक एवं बाह्य व्यापार का संचालन करते थे। बल्लाल, ये बड़े कृषक एवं शासक वर्ग थे। तमिल ग्रंथ पुनानूर के उल्लेख के आधार पर यह ज्ञात होता है कि यह वर्ग शासक वर्ग के समान ही प्रतिष्ठित था। इनकी नियुक्ति सेना में उच्च पदों पर की जाती थी। चोल सेना में इस वर्ग को अरशु एवं वेल तथा पांड्य सेना में इन्हें कविदी कहा जाता था। वेलार, यह मजदूर कृषक वर्ग था। इनका मुख्य व्यवसाय खेती करना था। इनके मुखियों को वेलरी कहा जाता था। संगम काल में दास प्रथा का प्रचलन नहीं था। बात करें विवाह की तो संगमकालीन ग्रंथ तोलाकप्पियम में विवाहों का उल्लेख मिलता है। हालांकि 8 प्रकार के विवाह का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिला है। वैसे संगम काल में एक पत्नी प्रथा का प्रचलन था, परंतु संपन्न वर्ग के लोग एक से अधिक पत्नी रखते थे। संगम युगीन ग्रंथों में प्रेम विवाह को पंचतिड़े, एक पक्षीय प्रेम को कैकिड़े एवं अनुसूचित प्रेम को पेरुनिदड़े कहा गया है। बात करें स्त्रियों की स्थिति की तो संगम काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत संतोषजनक नहीं थी। लड़की के जन्म को अशुभ माना जाता था। पितृसत्तात्मक परिवार होता था। निम्न वर्ग की स्त्रियां खेतों में काम करती थीं और उच्च वर्ग के कुछ स्त्रियां जैसे ओवयर
एवं नच्चेलिमर ने एक सफल कवयित्री के रूप में अपने को स्थापित किया और इस वर्ग की स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करती थीं। विधवाओं की स्थिति इतनी बदतर थी कि वे स्वेच्छा से सती होना अधिक सरल समझती थी। स्वैच्छिक सती प्रथा का प्रचलन संगमकालीन समाज में था। संगमकालीन समाज में गणिकाओं एवं नर्तकियों के रूप में क्रमशः परत्तियर व कड़गैचर का उल्लेख मिलता है। ये वैश्यावृत्ति द्वारा जीवन यापन करती थीं। बात करें मनोरंजन की तो प्रायः कविता पाठ, गायन, वादन, नृत्य, नाटक द्वारा मनोरंजन किया जाता था। याल नामक किसी वाद्य यंत्र का जिक्र मिलता है। अन्य मनोरंजन के साधन शिकार, खेलना, कुश्ती लड़ना, गोली खेलना आदि था। बात करें संगमकालीन युग की धार्मिक स्थिति की तो वैदिक व ब्राह्मण धर्म का प्रचलन तमिल प्रदेश में अधिक था। ब्राह्मण राजा के पुरोहित का काम करते थे और बदले में दान प्राप्त किया करते थे। संगम काल में तमिल प्रदेश में मुरुगन, शिव, बलराम एवं कृष्ण की उपासना की जाती थी। इनमें से मुरुगन या मुर्गन की उपासना सर्वाधिक पुरानी। कालांतर में मुरुगन को सुब्रमण्यम कहा गया। मुरुगन का एक अन्य नाम बेलन भी मिलता है। स्कंद कार्तिकेय से मुरुगन देवता की अभिन्नता स्थापित की गई। तमिल प्रदेश के स्कंद कार्तिकेय को उत्तर भारत में शिव पार्वती के पुत्र के रूप में जाना जाता है। तमिल प्रदेश में मुरुगन का प्रतीक मुर्गा को माना गया है, जिसे पर्वत शिखर पर क्रीड़ा करना पसंद है। संगम काल में तमिल प्रदेश में बलि प्रथा का प्रचलन था। मणिमेखला में शैव धर्म में कापालिक संप्रदाय का वर्णन मिलता है। बौद्ध धर्म के प्रचलन का भी उल्लेख हमें संगम साहित्य से मिलता है। मरियम्मा, जो कि परशुराम की माता थीं, चेचक से संबंधित शीतला माता थीं, जबकि येलम्मा सीमा की देवी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में दक्षिण भारत में हमने संगम काल को शुरू किया, जिसमें हमने बात करी चेर राजवंश और पांड्य राजवंश की। उसके बाद हमने इन्हीं की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, धार्मिक स्थिति एवं राजनीतिक स्थितियों को पढ़ा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इतिहास के अपने नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे चोल राजवंश की, जिसमें हम बात करेंगे चोल राजवंश के शासकों एवं उनकी धार्मिक, आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे भारत पर तुर्की के आक्रमण की। और इसी के साथ हमारा प्राचीन काल का इतिहास समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम इतिहास के अगले पड़ाव यानी मध्यकालीन भारत के इतिहास को पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।